हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 की जो विस्तास बुक का चैप्टर 4 है द एनिमी, उसका पार्ट नंबर 3। अगर आपने पार्ट नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, वो पार्ट देख के आइए एंड देन कंटिन्यू करिए पार्ट 3 में। सो लेट्स बिगिन विद पार्ट 3। जब हमने पार्ट 2 एंड किया था तो हमने ये देखा था कि सदाव और हैना के घर पे एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर का मैसेंजर आया है और वो डॉक्टर सदाव को बुलाने आया है। क्यों? क्योंकि जो जनरल टैकिमा है उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो ही वांट्स कि डॉक्टर को बुलाया जाए और वो उनको चेक करे। तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। सदाव गोज टू सी द जनरल। फिर फाइनली सदाव चले जाता है जनरल टैकिमा के घर। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. तो जब डॉक्टर सदाव जाते हैं जनरल टैकिमा से मिलने, उनकी तबीयत चेक करने, तो वो उनको पूरा मैटर बताते हैं कि कैसे उनके घर पे एक एनिमी आया था और वो एक अमेरिकन है, उन्होंने उसकी जान बचाई, ये पूरा मैटर बताया। फिर वो उससे कहते हैं डॉक्टर से, हाँ हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि मैं भी अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया हूँ, काफ़ी टाइम मैं भी अमेरिका में रहा हूँ और कुछ जापानीज गए हैं अमेरिका। तो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। I care nothing for the man, excellency, सदाव said, but having operated on him with such success. तो डॉक्टर सदाव कहते हैं इनसे कि मुझे उससे कोई प्यार और उससे कोई दुलार नहीं है, वो सिर्फ मेरा एनिमी है। वो तो सिर्फ मेरे सामने एक गंभीर हालत में, चोटिल हालत में मेरे सामने आया था, तो मैंने बस उसकी मदद करी, उसका ऑपरेशन करके बस उसकी जान बचाई डॉक्टर होने के नाते, और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। Yes, yes, the general said. It only makes me feel you are indispensable to me. Indispensable यानी necessary, ज़रूरी। तो कहते हैं हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। तो यहाँ पे जो जनरल टैकिमा है थोड़ा सा सेल्फिशनेस अपनी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनरल टैकिमा के डॉक्टर कौन है? डॉक्टर सदाव, और इनकी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं डॉक्टर सदाव को कि भाई ये मेरा डॉक्टर है और यही मेरी जान बचाएगा। और डॉक्टर सदाव वैसे ही बहुत एक्सपर्ट सर्जन है, तो इसीलिए वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, गुस्सा नहीं होते इनकी बातों पर। वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यू आर सो स्किल्ड, you can think I can stand one more such heart attack as I have had today, not more than one, सदाव said. तो डॉक्टर से कहते हैं जनरल टैकिमा कि तुम इतने स्किल्ड हो, इतने एक्सपर्ट हो कि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो। कहते हैं कि आज जो मुझे हार्ट अटैक आया है, तो क्या अगर एक और ऐसा मुझे हार्ट अटैक आ जाए तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, आज जो आपको हार्ट अटैक आ गया तो बस आ गया, इसके बाद अब आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट हार्ट अटैक अगर आपको आया तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपकी जान जा सकती है उसमें। Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. तो डॉक्टर से कहते हैं अब जनरल टैकिमा कि मतलब मैं सेकंड हार्ट अटैक सर्वाइव नहीं कर सकता? फिर तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे डॉक्टर हो, तुम मेरा ख्याल रखोगे और तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा तुम्हारी गलती की वजह से। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्योंकि मान लो अगर तुम अरेस्ट हो गए और अगले ही दिन मुझे हार्ट अटैक आ गया तो मेरी जान कौन बचाएगा? मेरा डॉक्टर तो तुम हो। तो कहता है चिंता मत करो, तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। There are other surgeons, excellency, सदाव suggested. None I trust, the general replied. तो डॉक्टर सदाव कहते हैं कि अगर बाई चांस मैं अरेस्ट भी हो गया तो जापान में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप किसी के भी पास जा सकते हो जनरल। तो कहते हैं नहीं, मैं और किसी डॉक्टर पे सजेस्ट नहीं करता, मेरा तो ट्रीटमेंट तुम ही करोगे। The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. I do not care for their point of view, he sighed. तो जनरल टैकिमा कहते हैं जो दूसरे सर्जन्स हैं जापान में, वो जर्मनी से जाके ट्रेनिंग लेके आए डॉक्टर बनने की, सर्जन बनने में, और जो जर्मनी है वो जापान का दुश्मन है। तो कहते हैं क्योंकि वो जर्मन से ट्रेनिंग लेके आए और अगर उनमें जर्मन्स की थोड़ी सी क्वालिटी आ गई होगी, इतने टाइम वो वहाँ रहे, तो अगर मैं मर भी गया तो उनके लिए तो समझो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो जापानीज हूँ और मैं जर्मन्स का दुश्मन हुआ।
तो कहता है मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो लोग जर्मन से जाके इतनी ट्रेनिंग लेकर आए। कहते हैं मेरा तो तुम ही करना ऑपरेशन। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. Ruthlessness यानी कि harshness, जब आप बहुत harsh होते हो अपने नेचर में। सेंटिमेंटैलिटी यानी कि बीइंग इमोशनल, जब आप बहुत इमोशनल होते हो। एग्जीक्यूशन यानी कि किसी को लीगल पनिशमेंट देना। तो अब ये जो जनरल टैकेमैन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अजीब है, अजीब अजीब जोक्स क्रैक करते हैं और कुछ भी बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो जर्मन्स हैं उनकी हार्शनेस की जो क्वालिटी वो तुम अपने अंदर ले आओ डॉक्टर, और जो इमोशनल होने की क्वालिटी अमेरिकन्स की वो क्वालिटी भी तुम अपने अंदर ले आओ। ये जो जर्मन्स की हार्शनेस और अमेरिकन्स की जो इमोशनल क्वालिटी है, दोनों क्वालिटीज़ तुम कंबाइन करके अपने अंदर ले आओ। फिर इस तरीके से तुम हार्श भी नहीं होगे और इमोशनल भी होगे। तो जब तुम मेरा ऑपरेशन करोगे तो मुझे मारोगे नहीं तुम। और हंसने लग गए, कुछ भी हंसने लगे, कुछ भी ऐसे ऐसी जोक्स करने लगते। तो वो डॉक्टर सदाव से कह रहे थे ये दोनों क्वालिटीज़ अपने अंदर कंबाइन करके फिर मेरा ऑपरेशन करना, फिर तुम मुझे मारोगे नहीं। तो ये फालतू के जोक्स वो मार रहे थे। Sadao smiled. I'm not quite sure, he said, but for your sake, I would be willing to try, Excellency. तो सदाव उनके इस जोक पे सिर्फ स्माइल करता है, कहता है हाँ मैं ट्राई करूँगा ऐसे क्वालिटीज़ अपने अंदर कंबाइन करने की, आपके लिए मैं कर लूँगा, डोंट वरी। द जनरल शुक हिज हेड. आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड. तो जनरल शुक हिज हेड यानी जनरल ऐसे करता है नो, मतलब तुम ये क्वालिटीज़ अपने अंदर कंबाइन करके मेरे ऊपर टेस्ट मत करना, मेरे ऊपर ये क्वालिटीज़ का ट्रायल मत करना, मैं ट्रायल नहीं हूँ। तो ऐसे करके वो कुछ भी जोक क्रैक्स कर रहा था। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life. As an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. Overwhelmed यानी कि full of emotions, जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, भावुक हो जाते हो। केयर्स ऑफ हिज लाइफ का मतलब होता है प्रॉब्लम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट ही फेस ड्यूरिंग हिज लाइफ। तो जनरल टैकेमा ने जो भी प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लाइफ में फेस करी हैं उससे हम कहते हैं केयर्स ऑफ हिज लाइफ। साउथ पैसिफिक क्या है? साउथ पैसिफिक एक पार्ट है जो पैसिफिक ओशन की तरफ पड़ता है, जहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर है। तो ये सारी बातें करते करते डॉक्टर सदाव से जनरल टैकेमा थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और उन्हें अपनी लाइफ में सारी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब याद आने लगी। और वो कहते हैं कि जब मैं साउथ पैसिफिक को मैंने हराया था, उस तरफ की जो मैंने एरियाज़ उसको हरा के मैं जीता था, मुझे विक्ट्री मिली थी यानी जीत मिली थी, और बार बार मैं उन लोगों से जीता, तो इससे मेरे कंधों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बहुत जिम्मेदारी आ गई जापान को संभालने की। तो ऐसी इमोशनल बातें वो कर रहे थे डॉक्टर सदाव से। It is very fortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. तो अब ये बातें करते करते बहुत इरिटेट हो गए डॉक्टर जनरल टाकेमा, और वो कहते हैं कि कितनी अजीब बात है कि इस अमेरिकन प्रिजनर को तुम्हारे घर के दरवाजे पे आके मरना था। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव से जेंटली। तो सदाव कहता है मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे सामने क्यों आया, कहीं और जाके क्यों नहीं गया ये। It would be best if he could be quietly killed, the general said, not by you, but by someone who does not know him. तो जनरल कहते हैं ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर हम इसको चुपचाप मार दें, लेकिन तुम नहीं मारो उसको, हम किसी और से इसको मरवाएं, तो इससे तुम सामने नहीं आओगे दुनिया के, तो इसको मरवा देते हैं। जनरल कहते हैं I have my own private assassins. Suppose I send 2 of them to your house tonight, or better any night. You need not know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than you should have leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? तो assassins कौन होते हैं? प्रोफेशनल किलर्स। इस तरीके के जो प्रोफेशनल किलर्स होते हैं जो लोगों की जान लेते हैं उसे हम assassins कहते हैं। तो जनरल टाकेमा एक प्लान बनाते हैं और बताते हैं डॉक्टर सदाव को, कहते हैं ऐसा करते हैं कि अभी गर्मी का समय है, तुम जो पार्टीशन है, जिस रूम में वो आदमी रह रहा है तुम्हारे यहाँ, उस रूम का जो पार्टीशन है वो थोड़ा खोल देना। ये नेचुरल लगेगा कि भाई गर्मी का समय है तो हम गेट खोल देते हैं ताकि ठंडी हवा आएगी गार्डन की तरफ से। तो कहते हैं ऐसा गेट खोल देना और ये बहुत नेचुरल लगेगा। फिर आज
रात को या किसी भी रात को मैं ना असैसिन्स भेजूंगा अपने, यानी इन सीक्रेट किलर्स को भेजूंगा, वो चुपचाप आएंगे, इसको मार के चले जाएंगे, डेड बॉडी भी तुम्हारे घर से ले जाएंगे, क्लीन कर देंगे, तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा और तुम दुनिया की नज़रों में भी नहीं आओगे। तो वो ये प्लान बनाते हैं। Certainly it would be very natural, सदाओ agreed. In fact, it is so left open every night. तो सदाओ कहता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार के चले जाएं, अच्छी बात है, बहुत नेचुरल भी लगेगा। और वैसे भी जो पार्टीशन है जो गार्डन की तरफ खुलता है गर्मी में, वो पार्टीशन वैसे भी रोज खुला ही रहता है। गुड, द जनरल सेड yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. तो जनरल कहते हैं हाँ अच्छी बात है, और वो यौन करने लगते हैं, उबासियाँ देने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो असैसिन्स हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इनको ऐसी ट्रिक आती है कि एक आवाज़ भी नहीं करेंगे और इंसान को मार के चले जाएंगे, और उससे इनवर्ड ब्लीडिंग होगी, यानी घर भी गंदा नहीं होगा तुम्हारा ब्लड में, ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी इस इंसान को, तो किसी को नहीं पता चलेगा। If you like, I can even have them remove the body. Sadao considered. That perhaps would be best, Excellency. He agreed, thinking of Hannah. तो वो कहता है जनरल कि तुम चाहोगे तो मैं डेड बॉडी भी तुम्हारे घर से साफ करवा दूंगा। तो सदाओ कहता है हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है, और मन में सोचता है कि हैना भी खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि भाई घर में से ये इरिटेबल इंसान अब जा चुका है। He left the general's presence then and went home, thinking over the plan. In his way, the whole thing would be taken out of his hands. तो जब वो जनरल के यहाँ से अपने घर गया तो पूरे रास्ते वो इस प्लान के बारे में सोचते हुए जाता है और सोचता है कि हाँ ये अच्छा तरीका है, इस तरीके से ये जो सिचुएशन है मेरे हाथ से निकल जाए, यानी कि मैं सेफ साइड हो जाऊँ। He would tell Hannah nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. Timid का मतलब क्या होता है? Lack of courage या confidence. तो वो कहता है कि मैं इस बारे में हैना को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत डर जाएगी कि घर में रात को ऐसे असैसिन्स किलर्स वगैरह आएंगे, तो वो डर जाएगी, इसलिए उसको नहीं बताता हूँ। और फिर वो सोचता है कि इस टाइप के जो असैसिन्स होते हैं, जो सीरियल किलर्स होते हैं, वो जापान जैसी एब्सोल्यूट स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। तो एब्सोल्यूट स्टेट क्या है? अ स्टेट रन बाय किंग्स हैविंग टोटल पावर्स। तो वो सोचता है कि जो जापान है वो एक एब्सोल्यूट स्टेट है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ राजा का राज होता है और राजा की ही सबको सुननी पड़ती है। तो कहता है जापान जैसी कंट्री में जहाँ सिर्फ राजा का राज है, वहाँ पे ऐसे असैसिन्स, प्रोफेशनल किलर्स को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जो राजा को अपोज करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे और राजा की बात नहीं मानेंगे, तो राजा इन असैसिन्स की मदद से उनको मरवा देगा और अपना काम अपने हिसाब से कंटिन्यू करेगा। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. तो reason का मतलब क्या होता है? An idea backed by common sense. तो फिर क्या करता है वो? ये सब चीज़ें अपने दिमाग में सोचता है और उस रूम में जाता है जहाँ पे वो अमेरिकन बैठा हुआ था। But as he opened the door, to his surprise he found the young man out of the bed and preparing to go to the garden. तो जैसे ही वो अंदर गए सदाओ रूम में, उन्होंने देखा कि ये जो अमेरिकन है ये उठ के बैठा हुआ है और तैयारी कर रहा है गार्डन में जाने के लिए। What is this? He exclaimed. Who gave you the permission to leave your room? I'm not used to waiting for permission, Tom said gaily. Gosh, I feel pretty good again, but will the muscles on this side always feel stiff? Gaily का मतलब in a cheerful way, बहुत खुश होके। तो जैसे ही अंदर जाते हैं डॉक्टर सदाओ, वो कहते हैं तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम अपने बिस्तर से उठो और गार्डन की तरफ जाओ? तो टॉम बहुत खुश होके बोलता है कि कितना अच्छा फील कर रहा हूँ मैं आज, और मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है अपने बिस्तर से उठने के लिए, मैं तो गार्डन जा रहा हूँ थोड़ी देर अपने आप को माइंड फ्रेश करने, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज। लेकिन डॉक्टर, ये जो लोअर बैक में जहाँ मुझे बंदूक लगी थी, गोली लगी थी, इसके यहाँ पे जो मसल्स है मुझे बहुत स्टिफ, बहुत टाइट फील हो रही है, तो क्या ये मुझे हमेशा ऐसा ही लगेगा? Is it so? Sadao inquired, surprised. He forgot all else. Now I thought I have provided against that. He murmured. तो क्योंकि इसने बोल दिया था ऐसा कि मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है डॉक्टर सदाओ। वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो मैं परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी की। He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Massage may do it, he said, if exercise does not. तो वो कहते हैं कि फिर वो चेक करते हैं उसकी चोट जो हील हो रही थी, यानी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। तो वो कहता है, डॉक्टर कहते हैं तुम एक्सरसाइज करो, उससे ठीक हो जाएगा, और अगर एक्सरसाइज से भी ना हो तो मसाज करो, उस पर मालिश करो, तुम्हारी चोट
ठीक हो जाएगी और मसल्स वहाँ पे टाइट नहीं होगी, लगेगी तुम्हें फिर। It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. Gaunt का मतलब क्या होता है? वीक, जो बहुत वीक होता है। स्टबली का मतलब अनशेवन, उसकी दाढ़ी अभी भी थी, पूरे दाल थे। ब्लॉन्ड यानी कि लाइट कलर, उसकी दाढ़ी लाइट कलर गोल्डन येलो कलर की थी, जैसे अमेरिकन की होती है। तो डॉक्टर ने उसको बोला एक्सरसाइज करो या मसाज करो, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये मैं कर लूँगा। और जो उसका फेस था वो अभी भी बहुत वीक लग रहा था, उसके फेस पे वो दाढ़ी थी गोल्डन ब्लॉन्ड कलर की, और वो कहता है से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। इफ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट। सदाव बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक। तो वो कहता है डॉक्टर से कि अगर मैं आप जैसे एक जैप से नहीं मिला होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। जैप यानी शॉर्ट फॉर्म में जापानीज। तो कहता है कि मैंने तो जापानीज का बहुत गलत बिहेवियर सहा है, लेकिन अगर मैं आप जैसे जापानीज, एक अच्छे जापानीज से नहीं मिला होता तो आज तो मैं जिंदा नहीं होता। तो वो उसको थैंक यू कहता है कि आपकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ, क्योंकि आपने मेरा ऑपरेशन किया। तो सदाव उसको बाव करता है, थैंक यू बोलता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं, सिर्फ बाव करता है, क्योंकि उसको ज्यादा बात नहीं करनी इससे। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर। ग्रिपिंग यानी जब आप किसी चीज को बहुत टाइटली होल्ड कर रहे हो। तो जब ये बातें वो बोलता है डॉक्टर से, तो टॉम अपनी चेयर को टाइटली होल्ड करता है, क्योंकि वो बहुत वीक है, धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है, और जिसके नकल्स हैं काफ़ी वाइट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की कमी है। और फिर वो कहते हैं कि अगर सारे जापानीज आपकी तरह होते तो वॉर होती ही नहीं, कोई लड़ाई होती ही नहीं। Perhaps, Sadav said with difficulty, and now I think you should have better go back to bed. He helped the boy back into the bed and then bowed. Good night, he said. तो डॉक्टर कहते हैं अब तुम मुझे काफ़ी वीक लग रहे हो, तुम्हें गार्डन नहीं अपने बेड में वापस जाना चाहिए, आराम करो। और फिर वो उसको सुला के गुड नाइट बोल के वहाँ से चले गए। Sadav slept badly that night. Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken, or a stone displaced in the garden. A noise such as men might make who carried a burden. Rustling यानी कि the sound made by footsteps. जब पैरों के चलने की, किसी के पैरों की आहट होती है तो उसे हम footsteps कहते हैं, rustling कहते हैं। Twig यानी कि ट्री की ब्रांच, टहनियाँ, और burden यानी कि here it refers to a dead body. तो यहाँ इस चैप्टर में अगर बर्डन की बात करें तो यहाँ डेड बॉडी यानी कि उस इंसान की लाश की बात हो रही है। तो जिस दिन वो चुपचाप जाके सोए और उनको डॉक्टर सदाव चुपचाप जाके सोए, तो उस दिन उनको नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि जैसी पत्तियों की आवाज़ आ रही थी, टहनियों की, किसी के, उनको ऐसा लग रहा था कोई चलने की आवाज़ आ रही है, यानी कि असैसिन्स जो सीरियल किलर्स हैं वो शायद आए हैं, अभी मार के जाएंगे और देखना वो कैसे डेड बॉडी को, बर्डन को यहाँ से ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो इमेजिन कर रहे थे। The next morning he made the excuse to go first in the guest room. If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. तो अगले दिन सुबह को उन्होंने बहाना बनाया डॉक्टर सदाव ने कि सबसे पहले मैं जाऊंगा उस अमेरिकन की कंडीशन चेक करूंगा, उनको देखना था कि वो है वहाँ है नहीं है, कि मर गया कि क्या। तो जब वो गए देखने तो उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा मैं अगर वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा अगर तो मैं बता दूंगा हैना को कि कैसे हमने जनरल के साथ बैठ के प्लान बनाया था और वो उसको मार के ले गए। But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep, and he closed the door again quietly. Shaggy यानी कि hairy. Okay? तो जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि वो इतने सारे बाल उनके सर पे जो थे अमेरिकन के, वो उसने बाल वाला सर लेके पिलो पे लेटा हुआ था। वो तो बड़े आराम से सो रहा था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था, यानी कि वो जिंदा है। और वो समझ गए कि रात को असैसिन्स नहीं आए। वो चुपचाप फिर बाहर चले गए। Is asleep, he told to Hannah. He's almost well to sleep like that. Well, what should we do with him? Hannah whispered with her old refrain. Sadav shook his head. I must decide in a day or two, he promised. Refrain यानी sound that is repeated time to time. तो जब वो बाहर आया तो सदाव ने बोला कि वो अभी सो रहा है, कि मैं अभी इसको चेक नहीं कर सकता। तो हैना फिर से वही बात रिपीट करने लग गई जो हर बार रिपीट करती है, और कहती है सदाव से, हम क्या करेंगे इसका, कब तक ये रहेगा यहाँ। तो सदाव कहता है मैं 1 और 2 दिन में फाइनली डिसाइड करूंगा कि इसका हमें क्या करना है। But certainly he thought the second night must be the night. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending boughs and whistling partitions. Boughs यानी कि branches of trees, trees की branches.
पार्टीशंस वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि एक रूम को डिवाइड करने के लिए जो बीच में ऐसे होते हैं हम पार्टीशंस कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं फॉर डिवाइडिंग अ रूम। अब अगले दिन रात को जाके सोए सदाव और सोचा कि आज रात को शायद वो असैसिन्स आएंगे और मार के जाएंगे। तो बस उनको भी हवा के चलने की, विंड की आवाज़ आ रही थी, उनको पेड़ की ब्रांचेस की आवाज़ आ रही थी, उनको ये जो पार्टीशंस थे उनके हिलने की आवाज़ आ रही थी। तो उनको लगा शायद वो असैसिन्स आज आए हैं। Hannah woke too. Hannah woke too. Ought we not to go and close the 6 months partition? She asked. अब इतनी आवाज़ें हो रही थी कि हैना की भी नींद खुल गई। तो हैना कहती है ऐसा करें, जो वो सिक मैन है यानी कि जो बीमार अमेरिकन है उसके रूम की जो पार्टीशन है उसको बंद करके आ जाए तो आवाज़ आना बंद हो जाएगी। नो, सदाव सेड, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल हेयर। सदाव कहता है नहीं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं बंद करने की, अब वो ठीक हो गया, उसको आवाज़ अगर आएगी तो वो खुद इतना केपेबल है कि उठ के चल के अपने पार्टीशंस बंद कर सकता है। और अगले दिन जब उन्होंने चेक किया डॉक्टर सदाव ने तो सिक मैन वहीं पे था, बैठा हुआ था, यानी कि वो समझ गए इस रात में भी, कल रात में भी कोई असैसिन्स नहीं आए और नहीं मार के गए अमेरिकन को। Then the third night of course must be the night. The wind changed to quite a rain and the garden was full of the sound of the dripping eaves and running springs. Sadav slept a little better, but he woke up at the sound of crash and leaped to his feet. तो अब तीसरे रात की बात आ गई। सदाव को लगा कि अब तीसरे दिन तो एटलीस्ट रात को असैसिन्स आएंगे और मार के जाएंगे अमेरिकन को। उसको आवाज़ आ रही थी कि काफ़ी तेज़ विंड हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है और पूरा जो गार्डन है वो ड्रिपिंग ईव्स की आवाज़ से भर गया था। ईव्स क्या होता है? पार्ट ऑफ द रूफ दैट मीट्स द ओवर हैंग्स द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये जो रूफ है, ये जो घर की छत है, जब यहाँ पे कोई चीज़ होती है, पेड़ की टहनियाँ जब इससे जब मिलती हैं तो इसको हम ईव्स कहते हैं, इस जगह को हम ईव्स कहते हैं। तो ईव्स पे पानी की बूंदें गिरने की जो आवाज़ है वो सब भी उसको आ रही थी। तो वो सोचता है कि शायद आज रात को तो आके मार के जाएंगे वो लोग अमेरिकन को। लेकिन सडनली एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और उस आवाज़ पे डॉक्टर सदाव की नींद खुल जाती है और हैना भी उठ जाती। तो हैना कहती है व्हाट वाज दैट? द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगैन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। वेल यानी कि क्राई लाउडली, जोर से रोना। तो जैसे ही बहुत तेज़ आवाज़ आई और हैना ने बोला अरे ये किस चीज़ की आवाज़ है, तो हैना की आवाज़ से जो बेबी सो रहा था वो भी उठ गया और बहुत तेज़ तेज़ रोने लग गया। तो हैना कहती मैं जाकर चेक करती हूँ इतनी तेज़ आवाज़ क्यों आई है। बट ही हेल्ड हर हैंड, वुड नॉट लेट हर मूव। सदाव, शी क्राइड, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू? तो जैसे ही वो चेक करने जाती है डॉक्टर सदाव अपनी वाइफ हैना का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं तुम नहीं जाओगी। तो वो कहती है सदाव क्या मैटर है, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? Don't go, he muttered. Don't go. His terror infected her and she stood breathless waiting. तो वो कहता है मत जाओ है ना, मत जाओ। तो इन्फेक्टेड यानी अफेक्टेड। तो जिस तरीके से वो डर के बोल रहा था डॉक्टर सदाव हैना को, ये डर हैना देखती है और कहती है क्या है, तुम ऐसे क्यों डर रहे हो, मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? उसकी तो समझो हैना की जैसे समझो सांसें रुक गई और दोनों बहुत साइलेंट हो गए। टुगेदर दे crept back into the bed, the baby between them. क्रेप्ड यानी क्रॉल। तो क्योंकि मना किया हैना को जाने से डॉक्टर सदाव ने, तो वो समझ गई कि कुछ मैटर है। तो जल्दी से चुपचाप सदाव, उसकी वाइफ हैना और बेबी तीनों जल्दी चुपचाप बेड में जाके सो गए, आवाज़ नहीं करी तीनों ने। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was a young man. He was very gay and had already washed and now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color on his cheeks. गे का मतलब क्या होता है? हैप्पी, जब आप बहुत खुश होते हो। वॉश्ड का मतलब बेथ्ड यानी नहा के बैठा था वो। देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स यानी कि उसके चेहरों पे अब वो जो येलो कलर का पेल फेस था वो कम हो रहा था, उसके लिप्स चीक्स अब पिंकिश हो रहे थे, पिंकिश कलर इन विच इंडिकेटेड दैट ही वॉज रिकवरिंग। तो इससे ये मतलब था कि अब वो रिकवर हो रहा था, उसका नेचुरल कलर वापस आ रहा था। तो तीसरी रात के बाद अगले दिन जब डॉक्टर ने जाके चेक किया तो बढ़िया अमेरिकन तो अंदर बैठा था, खुश बैठा था, नहा धो के बैठा था और एक दिन पहले उसने रेजर मांगा था। तो आज वो शेव वेव करके बैठा और बहुत क्लीन और अच्छा दिख रहा था। उसका कलर जो था, पीलापन जो था उसके चेहरे में वीकनेस की वजह से वो भी अब जा रहा था, क्योंकि अब चेहरा पिंकिश कलर का हो रहा था। इसका मतलब ये था कि अब वो रिकवर कर रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली। और वो डॉक्टर से कहता है मैं बढ़िया हूँ डॉक्टर। सदाव ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी. He could not. He decided suddenly. Go through another night.
It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth strain. Weary यानी tired, थका हुआ. Strain यानी कि stress, tension. तो अभी उसने क्या है, जैसे ही सदाव चेक करने आया तीसरी रात के बाद, तो वो तो बढ़िया खुश बैठा था अपने रूम में अमेरिकन. तो डॉक्टर सदाव अपना किमोनो, जो वो लॉन्ग सा गाउन उसने पहना था, वो अभी भी पहना हुआ था, उसने चेंज नहीं किया था. दैट मीन्स वो बहुत थका हुआ, इसकी बॉडी थकी हुई है. वो 3 दिन से अच्छे से सोया नहीं है, ये सोच के कि असैसिन्स आएंगे रात को मार के जाएंगे उसको. तो उसको नींद अच्छे से नहीं आई है, टेंशन में. तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं एक और रात इस टेंशन को, इस आदमी को झेल नहीं सकता, मुझे तो कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा. इसीलिए नहीं कि मैं इस आदमी की फिक्र करता हूँ, नहीं, इसीलिए क्योंकि ये इतना लायक नहीं है आदमी कि मैं इसके लिए इतनी टेंशन लूँ. तो फाइनली कुछ डिसाइड किया डॉक्टर सदाव ने. You are well, Sadav agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island for not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Fortifying का मतलब क्या होता है? Putting security guards at a place. जब एक जगह पे सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं नॉट वर्थ फोर्टिफाइंग. तो अब डॉक्टर सदाव ने एक डिसीजन लिया और वो उससे कहते हैं तुम ठीक फील कर रहे हो ना, अब अच्छी बात है. क्या होगा अगर मैं अपना एक बोट लाके अरेंज करके रख दूँ यहाँ समुद्र के किनारे, और उसमें एक्स्ट्रा खाना, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह सब कुछ लाके रख दूँ, और तुम उसमें बैठ के पास ही के एक आइलैंड पे, एक टापू पे चले जाओ और वहाँ पे तुम चले जाओ. और क्योंकि ये जो आइलैंड है ये जापान के इतने पास है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे नहीं रखे हैं जापानीज आर्मी में, तो बेसिकली उस आइलैंड पे कोई नहीं है. तो कैसा होगा अगर तुम उस बोट में बैठे और वहाँ तक चले जाओ, वहाँ चले जाओ तुम. Nobody lives on it because in storm it is submerged. और डॉक्टर बोलते हैं कि उस टापू पे कोई नहीं रहता क्योंकि वो सबमर्ज्ड रहता है, यानी कि बिल्कुल वो टापू, क्योंकि स्टॉर्म यानी तेज हवाओं और लहरों का सीजन जब होता है तो वो टापू बिल्कुल डूब जाता है समुद्र के अंदर, तो इसलिए वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है. बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. फिर वो कहता पर ये जो सीज़न है ये तूफान और लहरों का सीज़न नहीं है, अभी टापू डूबा हुआ नहीं है नदी में, सी में सॉरी. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ कोरियन फिश बोट पास. तो कहता है तुम वहाँ जाओ और तब तक वहाँ रह सकते हो जब तक तुम्हें कोई कोरिया कंट्री की जो फिशिंग बोट होती है वहाँ से जाती हुई ना दिखे. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथम्स डीप देयर. तो वो कहता है कि यूजुअली वहाँ से कोरियन शिप्स जो होती हैं वो वहाँ से उस टापू से पास होती है, निकलती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे समुद्र बहुत फैथम्स डीप है, यानी बहुत गहरा है, और फिशेस बहुत मिलती है, इसलिए कोरियन शिप्स वहाँ पे आती हैं, बोट्स वहाँ पे आती हैं फिशिंग करने के लिए. तो कहता है जब तुम्हें वो कोरियन कोई बोट मिल जाए उससे मदद मांग के वहाँ से निकल जाना. तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करी थी डॉक्टर सदाव ने कि इसको मैं यहाँ से अपने घर से भगाने में हेल्प करता हूँ, क्योंकि ठीक वो हो गया है, असैसिन्स को भेजा नहीं जनरल टाकेमा ने, रख वो सकता नहीं उसे अपने घर में, तो वो क्या करे. तो उसने सोचा मैं इसको यहाँ से भागने में हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि वो खुद तो मारेंगे नहीं इसको, वो मर्डरर तो है नहीं. यस, फैथम्स यानी कि यूनिट ऑफ मेजरिंग डेप्थ ऑफ द सी. समुद्र की गहराई नापने के लिए फैथम्स करके एक यूनिट होती है, फैथम्स में नापा जाता है. ठीक, तो इस तरीके से एक प्लान बताया डॉक्टर सदाव ने उस अमेरिकन को कि तुम इस तरीके से मेरे घर से भाग सकते हो. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग. कॉम्प्रिहेंडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग. तो जब ये पूरी चीज़ बता रहे थे डॉक्टर सदाव इस मैन को, तो वो उसको उनको घूर जा रहा था और घूर घूर के समझने की कोशिश कर रहा था कि वो उसको क्या बता रहे हैं, यानी कि वो उसको एक भागने का प्लान बता रहे हैं. डू आई हैव टू, ही आस्क्ड. तो वो कहता है क्या मुझे सच में भागना है यहाँ से, आप मेरी मदद कर रहे हो सही में. आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली. यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर. तो डॉक्टर सदाव कहते हैं येस ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें भागने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये दुनिया से बात छुपी नहीं है कि तुम मेरे यहाँ छुपे हो. जनरल टाकेमा को ये बात पता चल चुकी है, सर्वेंट्स को ऑलरेडी पता है. द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन. ओके, ही सेड सिंपली. तो यंग मैन नॉडेड, तो उसने ऐसे कहा ओके मैं समझ गया आपकी बात कि आप मुझे यहाँ से चुपचाप भागने के लिए कह रहे हो. वो कहता है ओके मैं आपकी बात समझ गया. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore and in it put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quills he had bought at a pawn shop.
ड्रैग्ड यानी कि घसीटना, पुल करना, स्टाउट यानी बिग, बहुत बड़ा। पॉन शॉप, पॉन शॉप क्या होती है? एक वो शॉप होती है जहाँ पे आपको कोई अगर सामान चाहिए तो आप उनको पैसे दो, आप उनको पैसे दो और वहाँ से सामान ले लो, ठीक है। अब अगर आपने सामान उनको वापस नहीं किया एक पर्टिकुलर दिन पे, तो वो आपके पैसे नहीं लौटाएंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको उनसे पैसे चाहिए तो आप अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ उनको दे दो कि ये लो मेरी चीज़, आप गिरवी रखो, मुझे थोड़े दिन के लिए पैसे दे दो, मैं इस डेट पे आपको ये पैसे लौटा दूंगा। अगर आपने पर्टिकुलर डेट पे उस पैसे उनको लौटाए नहीं उस पॉन शॉप पे, तो वो आपकी सामान को बेच के पैसा रख लेंगे। तो ये एक पॉन शॉप होती है, ओके। तो डॉक्टर सदाव ने क्या किया, शाम तक उस इंसान को बिल्कुल नहीं मिले, चुपचाप अंधेरे में जाके उन्होंने डार्क में यानी अंधेरे में जाके एक बड़ी स्टाउट, बड़ी सी बोट को ड्रैग करके खींच के एक खोटे से, एक बड़े से पोल से बांध दिया उस बोट को समुद्र के किनारे, और उसके अंदर एक्स्ट्रा फूड रख दिया, पानी की बोतल रख दी, सब कुछ रख लिया जो वो चुपचाप से लेकर आए थे। और उन्होंने 2 क्विल्ट्स यानी 2 रजाइयाँ भी रख दी क्योंकि बहुत ठंडा मौसम था, जो वो कहाँ से लाए थे? पॉन शॉप से। तो वो चाहते तो अपने घर से भी रजाई ला सकते थे, लेकिन उन्होंने पॉन शॉप से इसलिए लाए ताकि किसी को शक ना पड़े कि वो कहीं और से लाए। नहीं तो मान लो अगर वो पकड़ा जाता तो ये पता चल जाता ना कि रजाई किसकी है, ये तो डॉक्टर सदाव के घर की रजाई है, इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता। इसलिए वो पॉन शॉप से लेके आए कि बाहर की रजाई उनको इसको दे दो और ये यहाँ से चला जाए। तो ये सारे अरेंजमेंट्स डॉक्टर सदाव ने कर लिए इसको एस्केप कराने के लिए, भगाने के लिए। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वॉज हाई। तो उन्होंने ये बोट को खोटे से, एक पोल से क्यों बांध के रखा? क्योंकि लहरें काफ़ी तेज थी, बोट आगे चली जाती, इसलिए उन्होंने किनारे पे बांध दी। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट यानी कि टॉर्च। अंधेरा था, मून भी उस दिन ब्राइटली शाइन नहीं कर रहा था, और उन्होंने बिना टॉर्च के ये काम किया पूरा ताकि कोई उन्हें देख ना पाए अंधेरे में। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. जब ये सारे अरेंजमेंट्स करके डॉक्टर सदाव घर आए तो वो ऐसे आए, ऐसा प्रिटेंड किया उन्होंने अपनी वाइफ के सामने कि वो बिल्कुल अभी अभी अपने काम से, क्लिनिक से वापस आए हैं, क्योंकि हैना को कुछ नहीं पता इस बारे में। यूमी वॉज हियर टुडे, शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर। सपर मतलब एकदम इवनिंग की लाइट मील, डिनर से पहले जो थोड़ा सा आप खाते हो। तो जैसे ही वो डॉक्टर सदाव आके बैठे घर में, उनकी वाइफ हैना ने उनको ये सपर सर्व किया, छोटी सी मील, और बताती है कि यूमी आई थी घर पे, वो बच्चों की केयर टेकर। दो शी वॉज मॉडर्न, शी डिड नॉट ईट विथ हिम। तो ये यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन अ साई, शी मिसेज हिम। तो वो कहती है यूमी आई थी बच्चों से मिलने क्योंकि वो बहुत रो रही थी, वो बहुत मिस करती बच्चों को, तो आज ऐसे ही मिलने आ गई थी। लेकिन डॉक्टर सदाव की वाइफ काफ़ी मॉडर्न तो थी, काफ़ी मॉडेस्ट थी, लेकिन फिर भी उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा रही थी, क्योंकि ऐसा होता है जापान के कल्चर में कि घर के आदमी पहले खाना खाएंगे फिर लेडीज़। तो हैना काफ़ी मॉडर्न थी, लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड को उसने पहले सर्व किया और उसके बाद वो खाएगी, उनके साथ बैठ के नहीं खाएगी। तो ये सब चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि डॉक्टर सदाव ये अरेंजमेंट्स करके और घर पे काफ़ी नॉर्मल प्रिटेंड कर रहे थे। The servants will come back as soon as the foreigner is gone, सदाव said. तो डॉक्टर सदाव कहते हैं अभी तो यूमी आई है, ठीक है, सारे सर्वेंट्स वापस आएंगे, आ जाएंगे जैसे ये फॉरेनर हमारे घर से चला जाएगा। He went into the guest room that night before he went to the bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of wound and his heart and pulse. तो रात को सोने जाने से पहले वो आखिरी बार उस अमेरिकन के कमरे में गए, उसका टेम्परेचर चेक किया कि बुखार तो नहीं है, उसकी चोट चेक करी कि हील हो रही है कि नहीं, उसका हार्ट पल्स रेट सब कुछ चेक किया उसने। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। तो जब उन्होंने पल्स चेक किया, हार्ट बीट चेक करी, तो उन्होंने नोटिस किया कि काफ़ी इरेगुलर पल्स है, लेकिन क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है भागने के लिए यहाँ से, इसीलिए वो पल्स इरेगुलर, अदरवाइज तो वो ठीक है, यानी बोट में ट्रैवल करने के लिए इज परफेक्टली फाइन। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड, ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड। तो उसकी लिप्स उसने टाइटली से बंद करके रखे थे और उसकी जो नेक पे स्कार्स, जो निशान थे, वो अभी भी दिख रहे थे। I realize you are saving my life again, he told Sadav. Not at all, Sadav said. It is only inconvenient to have you here any longer. तो वो अमेरिकन डॉक्टर सदाव से कहता है कि मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि आप एक बार फिर से मेरी जान बचा रहे हैं, और वो थैंक यू बोलता है।
तो डॉक्टर सदाव कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा रहा हूँ, तुम बस अब इस घर में बहुत इनकन्वीनियंट हो, तुम्हें रखना हमारे लिए बहुत बर्डन हो गया, बहुत बोझा लग रहे हो तुम, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से भगा रहे हैं, मुझे तुम्हारी मदद करने का कोई शौक नहीं है। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. तो पहले तो डॉक्टर सदाव काफ़ी हिचकिचा रहे थे कि मैं इसको फ्लैशलाइट या टॉर्च दूँ ना दूँ, पहले वो सोचते नहीं देता हूँ मैं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसको एक फ्लैशलाइट दे देता हूँ छोटी वाली, ताकि ये यूज़ कर ले और मुझे कुछ सिग्नल दे पाए अगर किसी दिक्कत में हो। तो जब भी छोटी वाली फ्लैशलाइट जो वो अपने कैप में लगाते थे ऑपरेशन करते वक्त, जब भी उनको कॉल्ड यानी ही वॉज कॉल्ड यानी जब भी उनको ऑपरेशन पे बुलाया जाता था और वो ये फ्लैशलाइट यूज़ करते थे, यही फ्लैशलाइट उन्होंने छोटी सी दे दी इस अमेरिकन प्रिजनर को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट ये लाइट की मदद से देख पाए या मुझे कुछ सिग्नल कर पाए। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Runs out यानी finishes, खत्म होना. Sun drops यानी sunset, सूरज ढलते वक्त. Horizon यानी कि the line at which the earth's surface and the sky appear to meet skyline. ये समुद्र है, सी है ये पूरा, यस, और यहाँ से सूरज उगता है, यस, या सूरज ढलता है, सन। ये जो लाइन है जो पानी और सन को जोड़ती है, ऐसा लगता है दोनों मीट कर रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन को हम कहते हैं होराइजन। ओके, तो डॉक्टर ने जो उसको फ्लैशलाइट दी और बोला कि अगर कोरियन बोट मिलने से पहले तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो सूरज ढलते वक्त उसी वक्त मुझे 2 बार फ्लैशलाइट दिखाना, तो मैं अपने घर के बालकनी से वरांडा से देख लूँगा, तो मैं तुम्हारे लिए खाना अरेंज कर दूंगा, लेकिन सनसेट के टाइम ही दिखाना, ताकि सनसेट के बाद अगर तुम मुझे दिखाओगे तो सबको अंधेरे में वहाँ से फ्लैशलाइट दिखेगी, तो सूरज ढलते वक्त तुम मुझे दिखाना। Don't signal in darkness for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. फिर वो कहते हैं अगर तुम्हें बोट नहीं मिली है, कोरियन बोट, वहाँ पहुँचने के बाद, और खाना भी है, सब कुछ है, और तुम बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे एक बार फ्लैशलाइट दिखा देना, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम वहाँ पर हो और सही सलामत हो। You will find fresh fish easy to catch but you must eat them raw. A fire would be seen. Okay, the young man breathed. फिर वो कहते हैं कि अगर खाना ख़त्म हो जाए तो तुम्हें वहाँ पर फिश मिलेंगी तैरती हुई, लेकिन तुम्हें पकड़ के वो कच्ची रॉ खानी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम पकाओगे तो आग दिखेगी दूर से अंधेरे में, तो तुम्हें कच्ची खानी पड़ेगी अगर खाना ख़त्म हो गया तो वो कहता है ओके ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. Now, Sadao said. फिर सदाओ ने उसको एक जापानीज ड्रेस दी ताकि दुनिया वाले उसे पहचाने ना, और क्योंकि इसके हेयर ब्लॉन्ड थे, गोल्डन कलर के थे, तो उन्होंने काला कपड़ा दिया और बोला अपने सर पे बांध लो ताकि कोई तुम्हें ना देखे। फिर वो कहता है नाउ, कि अब तुम यहाँ से जाओ। The young American, without a word, shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the steps into the darkness of the garden. तो अमेरिकन मैन ने सदाओ से कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाथ मिलाया और चुपचाप सीढ़ियाँ उतरा, गार्डन के पास, गार्डन से क्रॉस होते हुए घर के बाहर चले गया। Once, twice, Sadao saw the flashlight to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. Suspected यानी कि doubted, कोई शक नहीं करेगा। तो सदाओ ने वैरांडा से खड़े होकर देखा कि 2 बार धीरे से रास्ता ढूंढने के लिए फ्लैशलाइट चालू करी थी उस अमेरिकन ने, क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा था, अंधेरा था, तो 2 बार उसने फ्लैशलाइट 1 सेकंड के लिए ऑन करके बंद कर दी। तो कहता है ठीक है, इतना चल जाएगा, इतना कोई सस्पेक्ट नहीं कर पाएगा, इस चीज़ पे कोई डाउट या शक नहीं करेगा। फिर आखिरी बार उसने सी शोर पे बोट में बैठते वक्त एक बार लाइट ऑन करी, फिर बंद करी, और बस उसके बाद वो वहाँ से चला गया। चुपचाप उसने अपने घर के पार्टीशंस बंद किए डॉक्टर सदाओ ने, जाके सो गया, और 3 दिन बाद फाइनली वो सुकून की नींद सोया जब फॉरेनर उसके घर से चला गया अमेरिकन। You say the man escaped? The general asked faintly. अब फाइनली वो चले गया, और अब यहाँ पे डॉक्टर सदाओ मिलते हैं जनरल टाकीमा से और पूरी बात बताते हैं उसको। वो बताते हैं कि वो आदमी मेरे घर से भाग गया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने उसको भगाने में हेल्प करी, उन्होंने बोला वो मेरे घर से भाग गया। तो जनरल टाकीमा कहते हैं वो भाग गया तुम्हारे घर से, ऐसे कैसे भाग गया?
He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would alive. The gallbladder was much involved. अब क्या होता है, जब ये आदमी भाग जाता है डॉक्टर सदाव के घर से, तो डॉक्टर सदाव को बुलवाया जाता है कहाँ पे, पैलेस में, और कहते हैं कि जल्दी आओ, तबीयत खराब हो गई है जनरल टाकीमा की। तो जनरल टाकीमा का ऑपरेशन किया डॉक्टर सदाव ने, जिसमें उनका गॉल ब्लैडर इन्वॉल्व था। गॉल ब्लैडर यानी कि एक ऑर्गन बीनीथ द लिवर, लिवर के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है, उसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो ये चीज़ में इन्फेक्शन आ गया था जिसका ऑपरेशन किया गया, तो उनकी हालत बहुत गंभीर थी। ऑपरेशन के 12 घंटे तक तो डॉक्टर सदाव को यही नहीं पता था कि जनरल टाकीमा जिंदा बचेंगे भी कि नहीं, क्योंकि उनकी हालत बहुत गंभीर थी। ठीक है, उसके बाद जब थोड़ी उनकी हालत ठीक हुई, तब जाके डॉक्टर सदाव ने उनको बताया कि भाई वो आदमी मेरे घर से भाग गया। तो ऐसे मिले वो जनरल टाकीमा से, स्पेशली जाके नहीं बताया उन्होंने। Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand the food. Sadao had not been able to ask about the assassins, so far as he knew that they had never come. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burnt sulfur in it to get the white man's smell out of it. तो अभी उन्होंने उसको बताया कि वो भाग गया, और क्योंकि अभी उनकी हालत ठीक नहीं थी, जनरल की ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर सदाव उनसे, तो उन्होंने उनसे असैसिन्स के बारे में भी नहीं पूछा, उन किलर्स के बारे में, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि वो तीनों रातों तक आए ही नहीं। सारे सर्वेंट्स जो भाग के चले गए थे वो अब वापस आ गए घर में। यूमी आ गई काम करने के लिए। यूमी ने पूरा वो गेस्ट रूम क्लीन किया जहाँ पे वो था, और उसने सल्फर धुआं ऐसे जला दिया पूरे कमरे में, ताकि जो ओल्ड मैन, जो फॉरेनर है, जो अमेरिकन है, उसकी जो स्मेल फैली हुई है पूरे रूम में वो निकल जाए और किसी को शक ना हो कि यहाँ पे वो अमेरिकन इतने दिन तक ठहरा हुआ था। सल्फर क्या होता है, एक केमिकल एलिमेंट होता है जिसे डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि इसको सल्फर एक ऐसा केमिकल होता है, इसको जलाओ तो इसका जो धुआं होता है ना, उसकी स्मेल हो जाती है पूरे कमरे में, और बाकी जो स्मेल है, इन्फेक्शंस की स्मेल है, वो सब निकल जाती है। तो ऐसे इन्होंने कमरा भी साफ कर दिया उस अमेरिकन का। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद द क्रिजैंथेमम्स। क्रॉस यानी कि डिसअपॉइंटमेंट या एंग्री, गुस्सा होना। क्रिजैंथेमम्स क्या होता है, एक फ्लावर होता है जो कि इस तरीके का दिखता है, पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो यूमी भी आ गई, सबने काम किया, सारे सर्वेंट्स भी घर आ गए। सिर्फ जो गार्डनर था वो थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था, डिसअपॉइंट हो रहा था कि अरे मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और मैं क्रिजैंथेमम्स नाम के जो फ्लावर वो ग्रो करता था गार्डन में, उनसे पीछे हो गया, यानी कि वो नंबर कम हो गया, यानी कि उसने काफ़ी कम उगाया इतने दिनों में, वो था ही नहीं, तो वो नंबर में काफ़ी कम होगा, यानी कि इट डिक्रीज इन नंबर। तो बस इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो रहा था गार्डनर। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। तो फाइनली एक हफ्ता पहले उन्होंने ऑपरेशन किया था, किसका, जनरल टाकीमा के गॉल ब्लैडर का। एक हफ्ता हो गया, वो थोड़े से बेटर फील करें, तो अब उनको लगा अब बिल्कुल सही टाइम है, मैं जनरल से बात कर सकता हूँ उस प्रिजनर के बारे में। यस एक्सेलेंसी, ही एस्केप्ड, Sadao now said. He coughed, signifying he had not said all the might he have said, but was unwilling to disturb the general further. तो वो कहता है हाँ वो भाग गया प्रिजनर, और फिर वो खांसने लगे हाँ वो भाग गया ऐसे करके। अब उनको खांसी क्यों आ रही है, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो उनको वो कह रहे हैं कि हाँ वो भाग गया मेरे घर से। But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy. Did I not promise you I would kill him for you? You did, Excellency, Sadao said. तो जनरल कहते हैं हाँ वो भाग तो गया, पर मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं उस प्रिजनर को मरवाने में, किल कराने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो सदाओ कहते हैं हाँ आपने हेल्प करी, आपने बोला था मुझसे, आपने प्रॉमिस किया था। Well, the old man said in a tone of amazement. So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. Amazement मतलब सरप्राइज। तो वो कहता है अरे हाँ मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं असैसिन्स को भेजूंगा, इस प्रिजनर को मरवाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो पता ही है सदाओ की मेरी हालत क्या थी, तुम्ही ने मेरा ऑपरेशन किया था, मैं अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहा था, और मैंने तुमसे किया हुआ जो प्रॉमिस था, जो वादा था असैसिन्स को भिजवाने का तुम्हारे घर, वो तो मैं भूल ही गया। I wondered, Your Excellency, Sadao murmured. It was certainly very careless of me, the general said. But you understand, it was not lack of patriotism or dereliction of duty.
तो कहते हैं, तो वो डॉक्टर सदाव कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो कहता है ये मेरी बहुत केयरलेस बात है, यानी कि मैंने बहुत गलत किया कि मैं तो अपना प्रॉमिस भूल गया, लेकिन तुम इसका मतलब ये मत समझना कि मेरे अंदर पेट्रियोटिज्म या डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं है। यानी कि वो ये बोलना चाहते हैं सदाव को कि तुम ये मत समझो कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, पेट्रियोटिज्म नहीं हूँ, यानी मुझे अपनी कंट्री से प्यार नहीं है, ऐसा भी नहीं है लेकिन मैं डेरिलिक्शन यानी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, यानी फेलियर टू परफॉर्म वन ड्यूटी। यानी तुम ऐसा मत समझो कि मुझे देश से प्यार नहीं है, मैं अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बीमार था इसीलिए मैं भूल गया। He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that, wouldn't you? तो वो कहते हैं, डॉक्टर से कहता है कौन, जनरल टाकिमा कहते हैं कि अगर ये मैटर बाहर आया, दुनिया के सामने आया, तो आई होप तुम समझ जाओगे कि क्या मैटर है। मतलब अगर ये दुनिया के सामने मैटर आ भी गया तो तुम्हारे ऊपर कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं होगी। द मैटर शुड कम आउट इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट। तो बोला टेंशन मतलब कुछ बाहर अगर आ भी गया तो तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा जनरल टाकिमा ने प्रॉमिस किया। किससे? डॉक्टर सदाव से। Certainly, Your Excellency, Sadav said. He suddenly comprehended that the general was in the palm of his hand and that, as a consequence, he himself was perfectly safe. The general was in the palm of his hand का मतलब होता है he had control over the general. Consequence यानी कि रिजल्ट, किसी चीज़ का नतीजा। तो जैसे जनरल टाकिमा अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे थे, अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ये मत समझना कि मुझे देश से प्यार नहीं है या मैंने ड्यूटी फुलफिल करनी नहीं चाहिए, मैं बस भूल गया ऐसे। तो वो डॉक्टर सदाव समझ गए कि जनरल टाकिमा मेरे हाथ में आ गए, यानी मेरा उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि भगाने में तो डॉक्टर सदाव ने मदद करी थी उस फॉरेनर की, लेकिन नाम किसका आएगा? नाम आएगा जनरल टाकिमा का दुनिया के सामने कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये भेजेंगे असैसिन्स को, लेकिन भेजा ही नहीं। 3 दिन तक वो मेरे घर में था और फिर तो वो भाग गया। तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या निकला कि डॉक्टर सदाव सेफ थे। दुनिया के सामने बात भी आती है तो नाम डॉक्टर का नहीं आएगा, नाम आएगा जनरल टाकिमा का। तो बेसिकली डॉक्टर सदाव सेफ थे। I can swear to your loyalty, Excellency, he said to the old general, and to your zeal against the enemy. तो वो कहते हैं अरे मैं कसम खाता हूँ दुनिया के सामने ये बात कभी भी नहीं आएगी, आप पर कोई बात नहीं आएगी जनरल टाकिमा। और वो कहते हैं कि आप तो इतने खतरनाक हो कि दुश्मन आपसे डरते हैं, यानी ग्रेट जील एंड एनर्जी, यानी आप में इतनी एनर्जी, इतना एंथुजियाज्म है, इतनी देशभक्ति की दुश्मन आपसे डरते हैं। You are a good man, the general murmured and closed his eyes. You will be rewarded. तो जनरल टाकिमा कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, देखना तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तुम्हें कोई प्राइज मिलेगा कि तुमने कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन निकाली। तुम्हारे घर में वो आके रह रहा था अमेरिकन, और तुमने इतनी मुसीबत का समय निकाला, लेकिन डजंट मैटर वो भाग गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड। स्पॉट ऑफ ब्लैक मतलब द आइलैंड वेयर प्रिजन वॉज सेंट। स्पॉट ऑफ ब्लैक मतलब वो आइलैंड, वो टापू जहां पर ये कैदी को भेजा था डॉक्टर सदाव ने। ट्वाइलाइटेड यानी कि पूरे दिन का वो समय जब सूरज उगता है और सूरज जब ढलता है, लेकिन चैप्टर में किसकी बात हो रही है? सनसेट की, यानी सूरज ढलने की बात हो रही है। तो डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि ये जनरल टाकिमा मुझसे कह रहे हैं कि ये मुझे रिवॉर्ड देंगे, लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर सदाव को तो उनका रिवॉर्ड, उनका प्राइज मिल गया था, क्योंकि जब उन्होंने सूरज ढलते वक्त देखा उस टापू की तरफ, वहाँ कोई फ्लैश नहीं थी, यानी कि वो प्रिजनर वहाँ से जा चुका है, उसको डेफिनेटली वहाँ कोई कोरियन बोट मिली होगी और उसने मदद मांगी होगी, वो चले गया। क्योंकि सनसेट के टाइम अगर 2 फ्लैशलाइट वो करता है, यानी कि उसका खाना खत्म हो गया, और 1 फ्लैशलाइट वो देता है, यानी कि वो अभी भी वहाँ पर है। कोई फ्लैशलाइट नहीं करी, यानी कि वो वहाँ से चला गया, उसको मदद मिल गई। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क। प्रिक यानी कि स्लाइटेस्ट अमाउंट, और डस्क यानी कि एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो कहता है इतनी सी भी लाइट का नामो निशान नहीं था सूरज ढलते वक्त, यानी कि वहां पर कोई नहीं था। No one was on the island. His prisoner was gone, saved doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. तो वो समझ गए कि उनका प्रिजनर वहां से चला गया, उसको डेफिनेटली कोरियन फिशिंग बोट मिल गई। He stood for a moment on the veranda gazing out the sea from whence the young man had come that other night. And into his mind, although without reason, there came the white faces he had known, the professor at whose house he had met Hannah, the dull man and his wife
हैज बीन सिली टॉकेटिव वुमन इन स्पाइट ऑफ द विश टू बी काइंड। वेंस का मतलब क्या होता है? वेयर। ओके, तो जब उन्होंने देखा सनसेट के टाइम अपने वेरेंडा में खड़े होके, तो डॉक्टर सदाव ने देखा कोई नहीं है, वो समझ गए कि वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो वहाँ घूरते रहे और उनको वापस वो फ्लैशबैक याद आ रहा था कि कैसे एक दिन वो खड़े हुए थे हैना के साथ और ये आया उनके घर, कैसे उन्होंने मदद करी, और वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में वापस रिपीट हो रही थी। फिर उनको वो सारे अमेरिकन याद आते हैं जब वो अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, कि कैसे मैं अमेरिका गया था, कैसे वहाँ पर मेरे प्रोफेसर थे, कैसे वहाँ पर उनकी वाइफ थी जो इतनी टॉकेटिव थी, कैसे अमेरिका में मैं उन गोरों के बीच, उन वाइट लोगों के बीच मैं अपनी वाइफ हैना से मिला। वो सारे अमेरिकन को याद कर रहे थे जिनको भी वो जानते हैं। He remembered his old teacher of anatomy who had been so insisted on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. Anatomy यानी कि the branch of science concerned with bodily structures of humans and animals. एनाटमी वो साइंस की पढ़ाई होती है जो ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स की बॉडी को स्टडी करते हैं। इंसिस्टेड ऑन मर्सी विद द नाइफ का मतलब ये होता है कि जो प्रोफेसर थे जो उनको एनाटमी पढ़ाते थे, वो हमेशा उनको इंसिस्ट करते थे, हमेशा उनको समझाते थे कि जो भी आप नाइफ यूज़ कर रहे हो ऑपरेशन के टाइम पे, उसको बहुत ध्यान से यूज़ करो सर्जरी के टाइम, क्योंकि आप उससे ऑपरेशन कर रहे हो, किसी का मर्डर नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उनको याद आ रही थी। तो वो सोच रहे थे कि कैसे मेरे एनाटमी के प्रोफेसर थे, हमेशा मुझे, एक अमेरिकन थे वो, और हमेशा मुझे बताते थे कि ध्यान से ऑपरेशन करो, नाइफ़ को अच्छे से पकड़ो जब किसी की सर्जरी करो। और फिर उनको वो याद आता है उनकी लैंडलेडी, यानी जिस घर में किराए पर वो रहते थे उसकी मकान मालकिन याद आती है उनको कि वो कितनी मोटी थी और कितनी स्लैटर्नली थी, यानी कितनी अनटाइडी, कितनी गंदी तरीके से रहती थी। क्योंकि इसलिए याद है क्योंकि जो जापानीज होते हैं ना वो बहुत क्लीनलीनेस वाले लोग होते हैं, उनको सफाई बहुत पसंद है, लेकिन अमेरिकन थोड़े से शैबी होते हैं। तो उनको वो सब याद आ रहा था कि कैसे वो मेरी लैंड लेडी, मेरी मकान मालकिन, पहले तो मुझे कोई रहने को जगह नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं एक जापानीज था, मैं उनका दुश्मन था। बड़ी मुश्किल से इस गंदी सी औरत ने मुझे अपने घर में जगह दी, और वो घर भी बहुत मिजरेबल था, बहुत डर्टी था, क्योंकि अमेरिकन थोड़े से गंदी तरीके से रहते हैं। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. The Americans were dull of prejudice and it had been bitter to live in it, knowing himself their superior. Prejudice का मतलब क्या होता है? Preconceived idea और opinion. जब आप पहले से किसी के बारे में कोई opinion लेके चलते हो कि हाँ ये तो ऐसा ही है, इससे हम prejudice कहते हैं। Bitter का मतलब क्या होता है? Unpleasant, जो चीज़ बहुत गंदी हो। तो वो कहता है कि पहले तो मुझे कोई जापान से, जब मैं अमेरिका गया था पढ़ने के लिए, मुझे कोई घर नहीं दे रहा था किराए पे रहने के लिए, क्योंकि मैं जापानीज था, मैं उनका दुश्मन था, तो मुझे कोई रहने की नहीं दे रहा था। फिर वो सोचता है पर मैंने तो जापान में एक अमेरिकन प्रिजनर की मदद करी, उसकी जान बचाई, उसे यहाँ से निकाला। तो वो डिफरेंस सोचता है कि उनमें और हमें कितना डिफरेंस है। फिर वो सोचता है कि जो अमेरिकन होते हैं उनके दिमाग में ये प्रेजुडिस, यानी पहले से ये आइडिया रहता है कि हम ज़्यादा बड़े हैं जापानीज से, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन इसी वजह से वो हम लोग को बहुत अनप्लेजेंट, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे हम जापानीज को। जबकि ये बात पता है डॉक्टर सदाव को कि दे आर द सुपीरियर्स, यानी जापानीज थोड़े सुपीरियर्स होते हैं, साफ सफाई में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में अमेरिकन से ऊपर हैं। तो उन्हें चीज़ पता है कि हम लोग ऊपर हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये लोग ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जब हम इनकी कंट्री में हैं। How he had, despite the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. Despite यानी कि hated, किसी से नफरत करना, miserable यानी कि in a poor condition, बहुत गंदी कंडीशन में जो घर होता है। तो डॉक्टर सदाव याद करते वहीं खड़े खड़े कि कैसे उस लैंड लेडी ने बड़ी मुश्किल से अपना गंदा सा, मैला सा, डर्टी सा घर दिया एक जापानीज को रहने के लिए, और कोई भी उनको घर नहीं दे रहा था वहाँ पे रहने के लिए। तो वो सारी अपनी सिचुएशंस याद कर रहे थे जब वो जापान में थे, अमेरिका में थे। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza, but it was difficult for she was no less repulsive to him in her kindness. Grateful यानी कि जब आप किसी से बहुत thankful होते हो, शुक्रगुजार होते हो। Nursed him यानी कि taken care of, जब आप किसी की नर्स करते हो यानी कि आपने उसकी केयर करी उसकी तबीयत खराब के टाइम। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? एक डिजीज होता है, वायरल इन्फेक्शन का फीवर होता है, जिसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैसेजेस, यानी आपकी नाक बंद होती है, जुकाम आ जाता है और बहुत फीवर आ जाता है आपको। रिपल्सिव यानी कि टेरेबल, बहुत बुरा।
तो डॉक्टर वहाँ खड़े खड़े और भी चीज़ें याद करते हैं जब वो अमेरिका में थे। फिर वो कहते हैं एक बार मैं बहुत थैंकफुल था अपनी लैंड लेडी का, यानी कि अपनी मकान मालकिन का, क्योंकि मुझे इन्फ्लुएंजा, ये वायरल इन्फेक्शन का फीवर हो गया, तो उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मेरा ख्याल रखा था। फॉर शी वॉज नो लेस टेरेबल टू हिम इन हर काइंडनेस। तो वो बहुत काइंडनेस में भी टेरेबल थी, यानी कि ख्याल तो रखा लेकिन फिर भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते करते ख्याल रखा। तो वो कहते हैं कि उसने मेरा ख्याल रखा वहाँ पे जब मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरी तरीके से उसने ट्रीट किया, मेरी लैंड लेडी ने, जो कि एक अमेरिकन थी। तो ये सारी चीज़ें उनको याद आ रही हैं कि कैसे जब मैं जापानीज़ होकर अमेरिका में था तो अमेरिकन ने मुझे ट्रीट किया था, लेकिन जब मेरे जापान में कोई अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर आया तो मैंने कितने अच्छे से उसको ट्रीट किया। तो ये सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में याद कर रहे थे और कंपेयर कर रहे थे। Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. Haggard यानी कि looking exhausted and unwell, ऐसा चेहरा जो बहुत थका हुआ है और जो बहुत बीमारी वाला चेहरा है। Repulsive यानी कि awful, very bad। फिर अब उनको क्या याद आ रहा है? उनको याद आ रहा है अपने यंग, यूथफुल यानी जवान 17 ईयर ओल्ड उस प्रिजनर का चेहरा याद आ रहा है, जो कि काफ़ी वीक था ऑपरेशन की वजह से और वाइट था, यानी कि बिल्कुल वाइट, क्योंकि वो अमेरिकन था और ख़राब चेहरा था। उनको अब वो चेहरा ख़राब लग रहा है क्योंकि अब उन्होंने याद करा अपने दिमाग में कि कैसे मुझे अमेरिकन ने ट्रीट किया था जब मैं अमेरिका में था। तो अब उनको उनका अमेरिकन प्रिजनर बहुत ख़राब लग रहा है। कह रहे तो गंदा सा था, चेहरा कितना उसका बेकार था, कितना गंदी सूरत थी उसकी। अब उनको नफ़रत आ रही है उस अमेरिकन प्रिजनर से। स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि कितनी अजीब बात है कि मैं उससे नफरत करता हूँ, वो मेरा एनिमी है, मुझे अमेरिकन ने कितनी बुरी तरह ट्रीट किया था जब मैं अमेरिका में था, लेकिन फिर भी इस अमेरिकन प्रिजनर की मैंने पता नहीं क्यों मदद करी, क्यों मैंने इसकी जान बचाई, क्यों मैंने इसको किल नहीं किया, मारा नहीं, क्यों मैंने इसको मरने के लिए नहीं छोड़ा। मैं अभी भी अपने ऊपर आश्चर्य करता हूँ, सोचता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उधर वरांडा में अकेले खड़े होकर डॉक्टर सदाव सोच रहे थे। So children, here we come to the end of this chapter. I hope आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर था, बट ऑन द अदर हैंड काफ़ी इजी चैप्टर था। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, 2 एंड 3। ये मैंने पार्ट नंबर 3 खत्म किया है। सो डोंट फॉरगेट कि आप तीनों पार्ट्स को अच्छे से कवर करो। आप चाहें तो हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पर हमारा वीडियो ना मिले तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पर जाना है, आपको हमारी वेबसाइट का नाम डालना है विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से एक पेज आपका हमारे सामने आ जाएगा, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे अलग अलग क्लासेस मेंशन है, क्लास 12, 11, 10, 9 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 11 की इंग्लिश वीडियोस देखनी तो आप क्लास 11 पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ ऑल द टीचर्स और सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे जो क्लास 11 में पढ़ाते हैं। ये रहा ऑप्शन 11th का, इंग्लिश का, जो मैं पढ़ाती हूँ, उस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जैसे आपके सामने लिस्ट ऑफ वीडियोज़ आ जाएंगे। कह लीजिए आपको इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन देखना है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर आपको यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिल रहे तो इजीली आप वेबसाइट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, वो ये है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।